कहानी के शुरू में हमें 1945 का सीन दिखता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार अपने आखिरी मोड़ पर खड़ा है। उस वक्त जापान के ओडो आइलैंड नाम के एक छोटे से जापानी मिलिट्री बेस पर एक फाइटर प्लेन को लैंड होते हुए देखा जाता है, जिसे शिकीशिमा नाम का एक पायलट उड़ा रहा था। असल में वो एक कामिकाजे पायलट था, और कामिकाजे पायलट का मतलब है एक तरह का सुसाइड बॉम्बर। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम जापान के पायलट्स बम के साथ प्लेन को दुश्मन के ऊपर क्रैश करवाकर अपनी जान दे देते थे और दुश्मनों को मार गिराते थे। इन्हीं को कामिकाजे पायलट कहा जाता था। इसी तरह शिकीशिमा का मिशन भी अपने प्लेन से दुश्मन के जहाज को उड़ाकर देश के लिए जान देना था। लेकिन शिकीशिमा अपना मिशन पूरा किए बिना ही ओडो आइलैंड पर इमरजेंसी लैंडिंग कर देता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में ये आइलैंड जापानियों के प्लेन रिपेयर करने की एक जगह थी, और यहीं जापानी बॉम्बर प्लेन्स को ठीक किया जाता था। प्लेन से उतरने के बाद उसकी मुलाकात लीड मैकेनिक सोसाकू ताचिबाना से होती है। ताचिबाना एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंसान था, जिसकी आंखों में देखते ही पता चल जाता था कि उसने लाइफ में बहुत दुख तकलीफें झेली हैं। खैर, शिकीशिमा के प्लेन को अच्छी तरह चेक करने के बाद वो कहता है कि प्लेन में तो कोई मैकेनिकल फॉल्ट है ही नहीं। फिर तुमने लैंड क्यों किया? ये सुनकर शिकीशिमा थोड़ा घबरा जाता है और वहां से थोड़ी दूर समुद्र के किनारे जाकर अकेला बैठ जाता है। कुछ देर बाद ताचिबाना बात समझ जाता है और खुद उसके पास आकर समझाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि देश को अभी तुम्हारे जैसे ही लोगों की जरूरत है। जंग का नतीजा तो हम सबको पता ही है कि जापान हार जाएगा, इसलिए इस तरह बेकार में जान देने से बेहतर है जिंदा रहना, यही सही फैसला है। इन बातों के जरिए ताचिबाना उसे इनडायरेक्टली समझा रहा था कि जंग से इस तरह भागकर उसने ठीक काम नहीं किया। तभी शिकीशिमा को एक अजीब चीज दिखती है। उसकी नजर समुद्र में तैरती हुई कुछ मरी हुई मछलियों पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे काफी अजीब लगता है, लेकिन वो उस वक्त इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। मगर उसी रात अचानक आइलैंड पर वॉर सायरन बज उठता है। सबको लगता है कि शायद दुश्मन ने हमला कर दिया है, लेकिन जैसे ही सर्चलाइट समुद्र की तरफ घुमाई जाती है तो वो जो देखते हैं उससे सबका खून जम जाता है। पानी के नीचे से एक विशाल जीव निकल कर आ रहा था, जो दिखने में काफी हद तक डायनासोर जैसा था, और वो सीधा उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। तभी वहां का एक मैकेनिक बोल पड़ता है कि इसका नाम गॉडजिला है। उसने एक लोकल बुजुर्ग से सुना था कि जब भी समुद्र का बैलेंस बिगड़ता है तभी यह जीव समंदर से बाहर आता है, और उस दिन समुद्र की वो मरी हुई मछलियां इसी का एक एडवांस सिग्नल थीं। विशाल उस जीव को अपनी तरफ आते देख सब जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। तब मैकेनिक ताचिबाना शिकीशिमा से कहता है कि वो एक फाइटर पायलट है, उसे प्लेन में चढ़कर गॉडजिला पर हमला करना चाहिए। इधर उन सब के हाथ थर थर कांप रहे थे, किसी में कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी शिकीशिमा बहुत डरते डरते प्लेन में जाकर बैठता है। उसकी उंगली ट्रिगर पर ही थी और गॉडजिला भी ठीक उसके निशाने पर था, लेकिन गॉडजिला को इतने करीब से देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। आंखों के सामने मौत का डर साफ दिखने लगता है, जिसकी वजह से वो ट्रिगर नहीं दबा पाता। शिकीशिमा को इस तरह डरते देख मैकेनिक और उसके बाकी साथी अपनी बंदूकों से गॉडजिला पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस मामूली चोट से उसका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये गॉडजिला बुरी तरह गुस्सा हो जाता है और सामने जो भी आता है उसे कुचलकर मारना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो वो जिंदा ही निगल जाता है। पूरा मिलिट्री बेस पल भर में ये मॉन्स्टर तबाह कर देता है। शिकीशिमा डर के मारे तब भी प्लेन के अंदर ही बैठा था, लेकिन गॉडजिला जब उसके प्लेन के पास आता है तो वो जल्दी से प्लेन से कूदकर बाहर निकल आता है, और उसके अगले ही पल गॉडजिला प्लेन को उठाकर फेंक देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और शिकीशिमा बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि चारों तरफ बस तबाही के निशान और लाशों का ढेर है। लगभग सभी मैकेनिक मारे जा चुके थे। हालांकि इस भयानक बर्बादी के बीच सिर्फ शिकीशिमा और ताचिबाना ही जिंदा बचे थे। तब ताचिबाना गुस्से में शिकीशिमा के पास जाकर चिल्लाते हुए कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम सही वक्त पर गोली चला देते तो आज ये लोग नहीं मरते। शिकीशिमा के पास पछतावे के अलावा और कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। इस तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। जापान सेकेंड वर्ल्ड वार हार जाता है। शिकीशिमा और बाकी जिंदा सैनिक एक जहाज में अपने शहर टोक्यो की तरफ रवाना होते हैं। ताचिबाना भी उसके साथ ही था। रास्ते में ताचिबाना उसके पास जाकर उसे मरे हुए मैकेनिक्स के फैमिली की कुछ फोटो देकर कहता है कि इन्हें उनके घर वालों तक सही सलामत पहुंचा देना। उनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो, इसलिए उनके फैमिली को जवाब तुम ही दोगे, मैं नहीं। शिकीशिमा बिना कुछ बोले फोटो ले लेता है, क्योंकि वो जानता था कि उसने गलती की है। अपने शहर पहुंचकर वो देखता है कि उसका पूरा इलाका बमबारी में पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, यहाँ तक कि उसका घर भी अब मलबे का ढेर है। उसी मलबे के बीच उसकी मुलाकात पड़ोसी सुमिको से होती है। शिकीशिमा को जिंदा देखकर सुमिको हैरान तो थी, पर उसकी आंखों में खुशी के बदले गुस्सा और नफरत थी। वो सीधा उससे सवाल करती है कि तुम जिंदा वापस कैसे आए? तुम तो एक कामिकाजे पायलट थे, है ना? सुमिको गुस्से में उससे कहती है कि तुम जैसे बुजदिलों की वजह से ही आज हम जंग हारे हैं। हमारे देश की यह हालत तुम जैसे लोगों की वजह से ही है। अगर तुम लोग अपनी जिम्मेदारी सही से निभाते तो आज कई बच्चे और लोग जिंदा होते। ये बातें शिकीशिमा के दिल को पूरी तरह तोड़ देती हैं। शिकीशिमा जब उससे अपने माता पिता के बारे में पूछता है तो सुमिको बताती है कि वे भी अमेरिका की बमबारी में मारे गए। शिकीशिमा के पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची थी। माता पिता के मोह की वजह से ही वो जंग में अपनी जान नहीं दे पाया था, लेकिन
अब उसके पास न घर था, न फैमिली और न ही इज्जत। बस एक ही चीज रह गई थी, जंग से जिंदा लौटने का पछतावा। उसे लगने लगता है कि ओडो आइलैंड पर उसका मर जाना ही बेहतर था। इसी तरह एक दिन अपनी टूटी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश में शिकीशिमा जब बाजार में बैठकर कुछ खा रहा था, तभी अचानक वहाँ शोर मच जाता है। वो देखता है कि पुलिस एक लड़की का पीछा कर रही है। कुछ समझने से पहले ही लड़की दौड़कर उसके हाथ में एक छोटा बच्चा थमा देती है और बाजार की भीड़ में कहीं गायब हो जाती है। शिकीशिमा बस हैरान खड़ा रह जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। एक बार तो वो बच्चे को बाजार में ही छोड़कर जाने का फैसला करता है, लेकिन बच्चे के चेहरे की मासूमियत देखकर उसे दया आ जाती है और वो ऐसा नहीं कर पाता। कुछ देर बाद वो लड़की, जिसका नाम नोरिको है, पुलिस के जाने के बाद वापस आती है और बच्चे को उससे वापस ले लेती है। लड़की देखती है कि शिकीशिमा एक भले दिल का इंसान है और इस अकाल के समय वही उन्हें सहारा दे सकता है। इसलिए जब शिकीशिमा वहां से जाने लगता है तो नोरिको उस बच्चे को लेकर उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाती है। हालांकि शिकीशिमा के पास खुद रहने की सही जगह नहीं थी, तो वो इस बच्चे और लड़की को कहाँ रखता। तब नोरिको बताती है कि बच्चे का नाम अकीको है और इसके माँ बाप भी जंग में मारे गए हैं। मरने से पहले उसके माता पिता सारी जिम्मेदारी उसे सौंप गए थे, तो वो इस नन्ही सी जान को अकेला कैसे छोड़ सकती है। इसलिए नोरिको ने उसे अपने साथ रख लिया है, क्योंकि इस दुनिया में नोरिको का भी अब कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर शिकीशिमा को बहुत बुरा लगता है। शुरू में शिकीशिमा उन्हें सिर्फ एक रात रुकने की इजाजत देता है, लेकिन धीरे धीरे वे तीनों एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। इस दुनिया में उन तीनों का अपना कहने वाला कोई नहीं था। शायद ऊपर वाले ने उन्हें फैमिली के तौर पर इसीलिए मिलाया था, क्योंकि उन सब ने जंग में अपने करीबियों को खोया था। एक दिन जब पड़ोसी सुमिको नोरिको और उस बच्चे के बारे में पूछती है, तो शिकीशिमा उसे सच बता देता है कि वे दोनों अनाथ हैं और उसने बस उन्हें पनाह दी है। सब सुनकर सुमिको का दिल भी पिघल जाता है और वो बच्ची की देखभाल में नोरिको की मदद करने लगती है। यहाँ तक कि वो शिकीशिमा को एक बैग चावल भी देती है ताकि बच्चे को ठीक से खिलाया जा सके। इसी तरह जैसे तैसे एक साल बीत जाता है। नोरिको और अकीको एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। शिकीशिमा अपने टूटे हुए घर को फिर से सजाने लगता है, क्योंकि उसने अपने इस छोटे से फैमिली के साथ सपने देखना शुरू कर दिया है। फैमिली की जिम्मेदारी निभाने के लिए वो एक काम भी ढूंढ लेता है। ये काम सरकार की तरफ से था, जो कि काफी खतरनाक था, लेकिन पैसे अच्छे थे। काम एक माइन स्वीपर बोट पर था, जहाँ समंदर की गहराई में छिपी उन सुरंगों को ढूंढकर नष्ट करना था, जिन्हें जंग के दौरान अमेरिका ने जापान की समुद्री सीमा में बिछाया था। चूंकि अब जंग खत्म हो चुकी थी, इसलिए जापान सरकार इन्हें खत्म करना चाहती थी। इतने खतरनाक काम के बारे में सुनकर नोरिको उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शिकीशिमा उसे समझाता है कि पेट पालने के लिए उसके पास इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। काम भले ही जानलेवा हो, पर 2 वक्त की रोटी के लिए उसे यह करना ही होगा। अगले दिन काम पर जाते समय बोट पर शिकीशिमा की मुलाकात 3 लोगों से होती है। कैप्टन अकिच्चू, जो एक बहुत ही अच्छा नाविक थे, केंजी, जो एक काबिल इंजीनियर था और जंग के वक्त नेवी के लिए हथियार बनाने का काम करता था, और शिरोयामा नाम का एक जवान लड़का, जिसे सब क्यूट कहते थे। उसने अब तक किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो देश के लिए लड़े। वे सभी सेकेंड वर्ल्ड वार की उस भयानक तबाही से बचकर निकले हुए लोग थे। एक दूसरे से अच्छी तरह जान पहचान के बाद वे बोट लेकर समंदर के बीच अमेरिका की बिछाई हुई उन वाटर माइंस को नष्ट करने निकल जाते हैं। इस दौरान कैप्टन अकिच्चू शिकीशिमा को काम की बारीकियां अच्छे से समझा देते हैं। उस रात काम से घर लौटकर सोते समय शिकीशिमा को ओडो आइलैंड का वही भयानक सपना आता है, जिसमें वो मॉन्स्टर सबको मार रहा है। डर के मारे चिल्लाते हुए उसकी नींद खुल जाती है। उसकी चीख सुनकर नोरिको दौड़कर आती है। शिकीशिमा तब नोरिको को उस रात की सारी बात बता देता है कि उस आइलैंड पर सबकी मौत के लिए वही जिम्मेदार है। वो कहता है कि इस बड़े अपराध की वजह से मुझे लगता है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है। हालांकि वो उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ नहीं बताता। शिकीशिमा पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन नोरिको उसे दिलासा देती है और समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो उसे पुरानी बातें भूल जाने को कहती है। नोरिको के प्यार और सपोर्ट से शिकीशिमा को जीने की नई उम्मीद मिलती है। इसके बाद वो फैसला करता है कि अब से वो अपने लिए नहीं, बल्कि अकीको और नोरिको के लिए जीने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे शिकीशिमा की जिंदगी पटरी पर लौटने लगती है। वो मन लगाकर काम करता है और अच्छे पैसे कमाता है। उन पैसों से वो एक मोटरसाइकिल खरीदता है और अपने घर की भी अच्छे से मरम्मत करवाता है। लेकिन शायद उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जुलाई 1946 में अमेरिका बिकनी एटॉल में एक न्यूक्लियर बम का टेस्ट करता है। इस परमाणु धमाके से निकले रेडिएशन की वजह से समंदर की गहराई में सो रहा वो गॉडजिला बदल जाता है। वो म्यूटेट हो जाता है और उसका साइज पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इधर एक दिन शिकीशिमा अपने दोस्तों को अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है ताकि काम के बीच कुछ अच्छा वक्त बिताया जा सके। उसके दोस्त पहले नोरिको को शिकीशिमा की पत्नी और अकीको को उसकी बेटी समझ रहे थे, लेकिन खाते समय जब बातों बातों में यह टॉपिक आता है तो नोरिको खुद उन्हें बता देती है कि वो शिकीशिमा की पत्नी नहीं है और न ही अकीको उसकी अपनी बच्ची है। जंग में उन्होंने अपने फैमिली को खो दिया था और इसी वजह से शिकीशिमा के घर में उन्हें पनाह मिली है। तभी अकीको शिकीशिमा को बाबा कहकर बुलाती है, जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो छोटी बच्ची बचपन से उन दोनों को ही अपने माँ बाप
शांति आई है। शिकीशिमा के दोस्त उसे सलाह देते हैं कि अगर ऐसा ही है तो उसे नोरिको से शादी करके एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। ऊपर वाले ने यह फैमिली उसी के लिए बनाया है, लेकिन शिकीशिमा इसके लिए साफ मना कर देता है। वो अब भी अपने मन में पुराने अपराध और जंग का बोझ ढो रहा है, इसलिए शादी और फैमिली की बात सुनकर वो खामोश हो जाता है। इसके कुछ समय बाद नोरिको को एक नौकरी मिल जाती है और वो घर लौटकर शिकीशिमा से कहती है कि वह अब अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। वह कहती है कि इस तरह साथ रहने से उसकी कभी शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए शिकीशिमा को भी अब जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। नोरिको उसे समझाती है कि जब वह चली जाएगी तब शिकीशिमा को किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए और उसे अकीको की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी पड़ोसी सुमिको ने खुद कहा है कि वह बच्ची की देखभाल करेगी, क्योंकि अमेरिका की उस बमबारी में उसने भी अपना फैमिली खोया था और वह छोटी बच्ची के साथ जीने की एक नई उम्मीद ढूंढ पाएगी। ये बातें कहते हुए नोरिको की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि इतने समय साथ रहने की वजह से वह शिकीशिमा से प्यार करने लगी थी। अब उन दोनों को महसूस हो रहा था कि उनके अलग होने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ अमेरिका के उस परमाणु परीक्षण की वजह से गॉडजिला पहले से कई गुना बड़ा, ताकतवर और खतरनाक हो चुका था। भले ही वह जीव सीधे तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह एक के बाद एक तबाही मचा रहा था। समुद्र के नीचे भारी रेडिएशन का असर पाया जा रहा था और वह जीव सीधा टोक्यो शहर की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उसने कई अमेरिकी जहाजों और सबमरीन को डुबो दिया था। चूंकि जंग खत्म हो चुकी थी, इसलिए अमेरिका उस समुद्री रास्ते पर अपनी नेवी नहीं भेज सकता था, क्योंकि वहां रूस का प्रभाव था। अमेरिका ने सीधे तौर पर जापान सरकार को खबर दी कि एक विशाल समुद्री जीव टोक्यो की ओर बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि सोवियत संघ के साथ तनाव के कारण वे इस वक्त जापान की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा मतलब था कि जापान को यह लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी, लेकिन इस जंग के लिए उनके पास कोई हथियार नहीं थे, क्योंकि अमेरिका से हारने के बाद उनकी सैन्य शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। इधर शिकीशिमा और उसके दोस्त जब बोट पर माइंस ढूंढने का काम कर रहे थे, तभी उनके पास एक रेडियो मैसेज आता है। सरकार की तरफ से उन्हें आर्डर दिया जाता है कि जब तक जापान का एक बड़ा युद्धपोत वहां नहीं पहुंच जाता, तब तक उन्हें उस इलाके पर कड़ी नजर रखनी होगी। क्या इसके पीछे वाकई कोई बड़ा जानवर है या रूस की कोई साजिश? ये सुनकर शिकीशिमा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह समझ गया था कि ये वही गॉडजिला है जिसे उसने ओडो आइलैंड पर देखा था। वे जल्दी ही उस जगह पहुंचते हैं जहां अमेरिका का वह विशाल टूटा हुआ जहाज पड़ा था। उसे इस तरह तबाह किया गया था जैसे वह कागज की कोई नाव हो। सबको लगता है कि यह किसी बड़ी शार्क या व्हेल का काम हो सकता है, लेकिन शिकीशिमा जानता था कि यह गॉडजिला की ही करतूत है, क्योंकि उस वक्त उनके आसपास समुद्र के पानी में मरी हुई मछलियां ऊपर तैरने लगी थी। वो सबको उस गॉडजिला के बारे में बताता है, लेकिन बाकी लोगों को उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन में ओडो आइलैंड के सभी सैनिक अमेरिकी हमले में मारे गए थे। लेकिन सच बात तो ये थी कि जापान सरकार ने यह हकीकत सबसे छिपा कर रखी थी। खैर, जापान के उन युद्धपोतों के आने में अभी वक्त था, इसलिए उन्हें वहीं इंतजार करना था। शिरोयामा, जो अभी कम उम्र का था, उसे अभी से डर लगने लगा था, हालांकि उसने कभी गॉडजिला को अपनी आंखों से नहीं देखा था। इधर केंजी समंदर में और भी बहुत सी मरी हुई मछलियां तैरती हुई देखता है, जिसे देखकर शिकीशिमा समझ जाता है कि गॉडजिला आने ही वाला है। वे तुरंत पास वाली बोट को भी अलर्ट करते हैं, लेकिन तभी पानी में जबरदस्त लहरें उठने लगती हैं और एक विशालकाय समुद्री मॉन्स्टर समंदर से बाहर निकलकर उनकी बगल वाली बोट को एक झटके में डुबो देता है। पहली बार वे अपनी आंखों से इस खौफनाक मंजर को देखते हैं, जिससे सबके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और अब उन्हें शिकीशिमा की बातों पर यकीन हो जाता है। कैप्टन अकिच्चू तुरंत वहां से भागने का हुक्म देते हैं, लेकिन वह विशाल दानव उनका पीछा करना शुरू कर देता है। बचने के लिए क्रू मेंबर्स अपने पास मौजूद सारी माइंस गॉडजिला की तरफ फेंक कर धमाके करने लगते हैं। यहाँ तक कि मशीन गन से भी गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन गॉडजिला पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर में शिकीशिमा के कहने पर बहुत कोशिशों के बाद वे किसी तरह गॉडजिला के मुंह में एक माइन फंसा देते हैं, लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि उस माइन का तार टूट जाता है। मजबूरी में शिकीशिमा अपनी बंदूक से उस माइन पर गोली चलाकर उसमें धमाका करता है। एक जोरदार विस्फोट होता है, जिससे वे लोग भी काफी घायल हो जाते हैं और इस धमाके में गॉडजिला के मुंह का एक हिस्सा पूरी तरह उड़ जाता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने गॉडजिला को मार दिया है, क्योंकि वह अब हिलडुल नहीं रहा था। कि यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। उन्हें पता चलता है कि उस जीव के पास हीलिंग पावर है। पल भर में ही उसका जख्म खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ऐसा तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। इस हमले से गॉडजिला और भी ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उनकी बोट को तबाह करता, वहां तकाओ नाम का एक भारी जापानी युद्धपोत पहुंच जाता है। ये जहाज अपनी विशाल तोपों से गॉडजिला पर बमबारी शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था कि अब गॉडजिला का खेल खत्म हो जाएगा, पर तभी वो कुछ ऐसा करता है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वह पानी के नीचे चला जाता है और अचानक नीचे से ऊपर आकर उस बड़े जहाज को खिलौने की तरह तोड़ने लगता है। उस वक्त जहाज से फिर से तोपें दागी जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब गॉडजिला मर गया, लेकिन तभी वे उस जीव का सबसे भयानक रूप देखते हैं। उसका एटॉमिक ब्रेथ, यानी मुंह से निकलने वाली वो परमाणु रोशनी। शिकीशिमा और उसके दोस्त गॉडजिला का यह खौफनाक रूप देखकर डर से कांप जाते हैं। गॉडजिला अपनी उस एटॉमिक पावर से उस विशाल युद्धपोत के पल भर में टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद वह दहाड़ता हुआ सीधा टोक्यो शहर की तरफ बढ़ने लगता है। सिर में चोट लगने की वजह से शिकीशिमा बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद जब हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है तो उसके दोस्त उससे मिलने वहां आते हैं। शिकीशिमा इस बात को लेकर बहुत परेशान था कि वह जीव बहुत जल्द टोक्यो पहुंच जाएगा, इसलिए लोगों को इस बारे में बताना
बहुत जरूरी है। लेकिन उसके दोस्त बताते हैं कि सरकार ने अभी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है, क्योंकि इससे लोगों में भगदड़ मच जाएगी और हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। इसलिए सरकार पूरे मामले को गुप्त रख रही है। शिकीशिमा के पास अब और कुछ करने का रास्ता नहीं था। वो अपनी मरहम पट्टी करवाकर घर लौट आता है। नोरिको उसकी हालत देखकर घबरा जाती है। जब वो शिकीशिमा से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ है तो वो बात को टालने लगता है। नोरिको के बार बार पूछने पर कि वो हमेशा इतना परेशान क्यों रहता है और खुद को अपराधी क्यों मानता है, शिकीशिमा उसे सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि उस दिन ओडो आइलैंड पर क्या हुआ था और कैसे उसकी वजह से कई लोगों की जान गई। वो खुद को बुज़दिल और मतलबी कहता है और कहता है कि अगर वो चाहता तो गॉडजिला पर हमला कर सकता था। लेकिन तब नोरिको उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो स्वार्थी नहीं है, बल्कि एक नेक दिल इंसान है। उसी की वजह से आज वो और अकीको जिंदा है, क्योंकि उसने उन्हें अपनों की तरह संभाल कर रखा है। वो कहती है कि एक आम इंसान की तरह डरना स्वाभाविक है। शिकीशिमा को एहसास होता है कि अब उसे अपने लिए न सही पर नोरिको और बच्चे के लिए जीना होगा। अगले दिन जापान के समुद्री तट के पास सैनिकों को फिर से गॉडजिला दिखाई देता है। वे उसे रोकने के कई तरीके आजमाते हैं पर कुछ भी काम नहीं आता। गॉडजिला सीधा टोक्यो शहर की तरफ बढ़ता चला जाता है। इधर शिकीशिमा घर पर बच्चे के साथ वक्त बिता रहा था। तभी उसे रेडियो पर खतरे का सिग्नल सुनाई देता है। गॉडजिला शहर पहुंच चुका था और उसने अपनी तबाही शुरू कर दी थी। शहर के लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे पर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। वह बड़ी बड़ी इमारतों को बड़ी आसानी से मलबे में बदल रहा था। इसी शहर में नोरिको काम करती थी और उस वक्त वो एक ट्रेन के कोच में थी। पहली बार उसने उस विशाल दानव को अपनी आंखों के सामने देखा। गॉडजिला चलती हुई ट्रेन को अपने मुंह से उठा लेता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। खुशकिस्मती से नोरिको सही वक्त पर नीचे पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेती है। इधर शिकीशिमा हमले की खबर सुनकर नोरिको को बचाने के लिए शहर की तरफ भागता है। वहाँ चारों तरफ बस आग, लाशें और ताश के पत्तों की तरह ढहती इमारतें थीं। किस्मत से भीड़ के बीच शिकीशिमा को नोरिको मिल जाती है, लेकिन इससे पहले कि वे किसी सुरक्षित जगह पहुंच पाते, सेना के कुछ टैंक गॉडजिला पर हमला कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इन छोटे मोटे हमलों से गॉडजिला का कुछ नहीं बिगड़ता। उल्टा उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसके बाद गॉडजिला अपने भयानक एटॉमिक ब्रेथ के लिए तैयार होने लगता है। शिकीशिमा समझ जाता है कि अब कितनी बड़ी तबाही होने वाली है। वह विशाल गॉडजिला अपनी एटॉमिक पावर छोड़ देता है और आग की एक विशाल लपट किसी परमाणु बम की तरह फटती है, जिससे पूरा आसमान धुएं और रोशनी से ढक जाता है। शिकीशिमा नोरिको को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही नोरिको शिकीशिमा को एक गली के अंदर धक्का देकर हटा देती है ताकि वह बच जाए और खुद उस धमाके के भयानक असर की चपेट में आकर कहीं दूर छिटक जाती है। गॉडजिला अपनी पूरी ताकत से एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एक अंधा कर देने वाले विस्फोट में पूरा शहर पल भर में राख के ढेर में बदल जाता है। धूल और काले धुएं से पूरा आसमान भर जाता है। धीरे धीरे जब धूल और धुआं कम होता है तो शिकीशिमा मलबे से बाहर आता है, लेकिन नोरिको उसे कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वहां मीलों तक अब कोई इंसान जिंदा नहीं बचा था। यह बिल्कुल एक परमाणु बम धमाके जैसा था। इसका मतलब था कि शायद नोरिको इस भयानक विस्फोट में मारी गई थी। शिकीशिमा की छोटी सी दुनिया एक बार फिर उजड़ जाती है, क्योंकि उसके जीने की आखिरी उम्मीद भी गॉडजिला ने उससे छीन ली थी। अब उसके मन में कोई डर या पछतावा नहीं था, बल्कि गॉडजिला के लिए बदले की आग जलने लगी थी। टोक्यो शहर की इस पूरी तबाही के बाद पूरे जापान में शोक की लहर दौड़ जाती है। इस हमले में हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। नोरिको की मौत से सब टूट जाते हैं। अब उस छोटी बच्ची को कौन संभालेगा? अब तक वह नोरिको को ही अपनी मां मानती आई थी। इन सब बातों की चिंता शिकीशिमा को अंदर से पूरी तरह तोड़ देती है। वह फिर से खुद को ही इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार मानने लगता है। केंजी शिकीशिमा को बताता है कि सरकार ने गॉडजिला को मारने के लिए एक नया प्लान बनाया है और इसके लिए उनके जैसे लोगों को ही चुना जा रहा है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए इस जंग का हिस्सा बनना होगा और उस गॉडजिला को हराना होगा। इसके बाद शिकीशिमा और उसके दोस्त सरकार की तरफ से बुलाई गई एक मीटिंग में शामिल होते हैं, जहां सेना के कई रिटायर्ड सैनिक आए थे। वहां जापानी आर्मी कैप्टन ने सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया था जिन्हें सरकार इस मिशन के लिए काबिल समझती थी। सभी को संबोधित करते हुए कैप्टन इस मिशन के बारे में बताना शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि हमारी सरकार ने हमेशा हमारी जान को सस्ता समझा है। हमें इस वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए बहुत कम हथियार और टैंक दिए गए। सप्लाई की कमी से हमारे आधे लोग भूख से मर गए। यहाँ तक कि हमें ऐसे फाइटर जेट दिए गए जिनमें इजेक्शन सीट तक नहीं थी और आखिर में हमसे कामिकाजे हमला भी करवाया गया। लेकिन आज की यह जंग कोई विश्व युद्ध नहीं है। ये लड़ाई हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाए रखने की लड़ाई है। हमें उस विशाल गॉडजिला को हर हाल में मारना होगा। हम उस जीव को इस तरह मारेंगे जिसमें किसी इंसान को अपनी जान कुर्बान न करनी पड़े। ये भाषण सुनकर सबके मन में जोश भर जाता है और वे मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। वे केंजी की मदद से एक बहुत ही साइंटिफिक प्लान तैयार करते हैं। जिस गॉडजिला ने समंदर की गहराई से जन्म लिया है, वे उसे मारने के लिए उसी समंदर का इस्तेमाल करेंगे। प्लान के मुताबिक वे गॉडजिला को समंदर की एक गहरी खाई के पास ले जाएंगे, जिसकी गहराई 1500 मीटर से भी ज्यादा है। वहाँ 2 युद्धपोत गॉडजिला को दोनों तरफ से मजबूत तारों से जकड़ लेंगे और उसके चारों तरफ फ्रेयॉन गैस से भरे टैंक फोड़ देंगे। यह गैस पानी में बुलबुले पैदा करती है, जिससे पानी का घनत्व कम हो जाएगा
जाएगा और गॉडजिला सीधा लगभग 1500 मीटर नीचे समंदर में डूब जाएगा। वहां गहरे समंदर का भारी दबाव गॉडजिला को मार देगा। और अगर ये प्लान फेल हुआ तो उनके पास एक बैकअप प्लान भी था, एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन। अगर गॉडजिला नीचे नहीं मरा तो उसके शरीर से जुड़े बड़े बड़े गुब्बारों को फुला दिया जाएगा ताकि उसे तेजी से समुद्र की सतह पर लाया जा सके। इससे प्रेशर में अचानक बदलाव होने के कारण उसके शरीर में डिकम्प्रेशन सिकनेस पैदा होगी, जैसा कि अक्सर गोताखोरों के साथ होता है, और वो मारा जाएगा। हालांकि यह योजना बहुत खतरनाक थी, जिसके लिए बहुत से लोगों और अटूट हिम्मत की जरूरत थी। दूसरी तरफ शिकीशिमा के मन में कुछ और ही चल रहा था। नोरिको की मौत के बाद वह पूरी तरह टूट चुका था और अकीको का भी ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा था। पड़ोसी सुमिको, जो पहले उससे नफरत करती थी, अब अकीको की देखभाल करने लगी थी, क्योंकि शिकीशिमा की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। शिकीशिमा किसी भी कीमत पर गॉडजिला को मारना चाहता था और इसके लिए वह अपनी जान देने को भी तैयार था। वह एक प्लेन और बम लेकर सीधा गॉडजिला के मुंह में घुसकर ब्लास्ट करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि गॉडजिला बाहर से चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अंदर से वह जरूर कमजोर होगा। इससे पहले उसने गॉडजिला के मुंह में एक माइन से हमला करके ये देख लिया था। लेकिन इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए उसे एक खास फाइटर प्लेन की जरूरत थी, जिसकी रफ्तार बहुत तेज हो। ऐसा शायद पूरे जापान में सिर्फ एक ही बचा था। केंजी उसे एक प्रोटोटाइप प्लेन दिखाता है, जो बनाया तो गया था पर जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ था। इस प्लेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि इसे मरम्मत की जरूरत थी। काफी समय से पड़े रहने के कारण इसके इंजन और प्लेन पर जंग लग चुकी थी। तभी शिकीशिमा के मन में एक नाम आता है, ओडो आइलैंड का वही ताचिबाना। सिर्फ वही ये काम कर सकता था। ओडो आइलैंड के हादसे के बाद पहली बार शिकीशिमा ताचिबाना को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं उसका सुराग नहीं मिलता। तब वो दिमाग लगाता है और हर मुमकिन पते पर चिट्ठियां भेजना शुरू करता है, इस उम्मीद में कि कम से कम एक चिट्ठी सही इंसान तक पहुंच जाएगी। इसी तरह एक दिन अचानक कोई शिकीशिमा पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि सामने और कोई नहीं बल्कि ताचिबाना खड़ा है। असल में ताचिबाना ने ही उसे बेहोश किया था ताकि उसे उठाकर ले जा सके। ताचिबाना उन चिट्ठियों की वजह से बहुत गुस्से में था, क्योंकि शिकीशिमा ने हर चिट्ठी में सिर्फ एक ही बात लिखी थी कि ओडो आइलैंड पर उन लोगों की मौत के लिए ताचिबाना जिम्मेदार है। शिकीशिमा ने जानबूझकर ये लाइन लिखी थी ताकि ताचिबाना गुस्से में उसे ढूंढते हुए चला आए। उसका प्लान काम कर गया और आखिर में उसे ताचिबाना मिल गया। ताचिबाना का चेहरा उस वक्त गुस्से से लाल था, लेकिन शिकीशिमा उसे शांत होने को कहता है। वह ओडो आइलैंड की उस गलती को सुधारना चाहता है और इसके लिए ताचिबाना से एक मौका मांगता है। इसके बाद वह ताचिबाना को वह खास फाइटर प्लेन दिखाता है और अपना प्लान समझाता है कि वह इस प्लेन को लेकर गॉडजिला के खिलाफ एक सुसाइड मिशन करना चाहता है, बिल्कुल एक कामिकाजे पायलट की तरह। और इसके लिए ताचिबाना को प्लेन में कुछ बदलाव या मॉडिफिकेशन करने होंगे। शुरू में ताचिबाना उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है, लेकिन अच्छी तरह समझाने के बाद वह शिकीशिमा की मदद करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि ओडो आइलैंड पर हुई उन सब की मौत का बदला ताचिबाना भी लेना चाहता था। वह प्लेन को मॉडिफाई करने का काम शुरू कर देता है। काम करते करते शिकीशिमा के प्रति ताचिबाना का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि वह हर दिन शिकीशिमा की आंखों में छिपा दर्द महसूस कर पा रहा था। आखिरकार ऑपरेशन से ठीक पहले वह शिकीशिमा से कहता है कि तुम उन पुरानी बातों को भूल जाओ और जीने की कोशिश करो। तुम्हारी अब एक छोटी बच्ची है, उसके लिए तुम्हें जिंदा वापस लौटना ही होगा। यह कहकर वह प्लेन में एक इजेक्शन सीट लगा देता है, जो उस वक्त जापानी फाइटर प्लेन्स में नहीं होती थी। वह दिल से चाहता था कि शिकीशिमा न सिर्फ ये जंग जीते बल्कि जिंदा भी वापस आए। इधर केंजी गॉडजिला की पोजीशन ट्रैक करने के लिए समंदर में रेडिएशन मीटर लगा देता है ताकि उसकी हलचल पर नजर रखी जा सके। केंजी सबको सलाह देता है कि यह रात हर कोई अपने फैमिली के साथ बिताए, क्योंकि गॉडजिला के हमले में किसके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। हालांकि वह सबको जिंदा रखने की पूरी कोशिश करेगा। वैसे भी उनकी सरकार की सेकेंड वर्ल्ड वार की खराब व्यवस्था की वजह से कई सैनिकों की जान गई थी। प्लेन में इजेक्शन सीट का न होना, खराब सप्लाई की वजह से भूख से सैनिकों की मौत और भी न जाने क्या कुछ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसने इस मिशन को इसी तरह प्लान किया है। इसके बाद शिकीशिमा घर वापस आता है और अपनी बेटी को पड़ोसी के हवाले कर देता है, क्योंकि कुछ भी हो इस लड़ाई में उसकी जान जा सकती है। उसकी मौत के बाद उसकी बेटी की अच्छी तरह परवरिश हो सके। इसी उम्मीद में वो अपने जमा किए हुए सारे पैसे पड़ोसी को दे देता है। इधर उसका प्लेन तैयार हो चुका है। उसने पहली जो गलती की थी, जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई, वही गलती वो दोबारा नहीं करेगा। वो हर हाल में उस गॉडजिला को खत्म करके रहेगा। खैर, आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। सब प्लानिंग के मुताबिक अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। रेडिएशन मीटर पर गॉडजिला के आने का सिग्नल मिल जाता है। प्लान के मुताबिक गॉडजिला को गहरे समंदर की खाई तक ले जाने की जिम्मेदारी शिकीशिमा की थी, जो अपने फाइटर प्लेन के साथ सही वक्त पर आसमान में उड़ जाता है। लेकिन गॉडजिला उनकी उम्मीद से पहले ही वहां पहुंच जाता है, इसलिए मिशन को जल्दी शुरू करना पड़ता है। गॉडजिला बड़ी आसानी से समंदर के किनारे से आबादी वाले इलाके में घुस आता है और एक के बाद एक जहाजों को तबाह करने लगता है। ठीक वक्त पर शिकीशिमा अपने फाइटर प्लेन से उसे उकसाकर समंदर की तरफ उड़ जाता है और वह विशाल गॉडजिला उनके प्लान के मुताबिक उसका पीछा भी करता है। समंदर के बीच उन्होंने प्लानिंग के तहत एक खाली जहाज को रखा हुआ था। शिकीशिमा अपने प्लेन को लेकर उसी तरफ उड़ रहा था ताकि गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल उसी दिशा में करे, और हुआ भी वही। गॉडजिला उनके बिछाए जाल में फंस गया। उसने गुस्से में अपनी एटॉमिक पावर से उस जहाज को तबाह कर दिया। यही उनकी प्लानिंग थी, क्योंकि एक बार एटॉमिक ब्रेथ इस्तेमाल करने के बाद उसे दोबारा चार्ज करने में गॉडजिला को काफी वक्त लगता था। इसी बीच मौका पाकर दो डिस्ट्रॉयर जहाज गॉडजिला को चारों तरफ से घेर लेते हैं।
मजबूत तारों से उसे जकड़कर वे जहाजों के जरिए उसे खींचने लगते हैं। इसके बाद केंजी के हुक्म पर फ्रेयन गैस पानी में छोड़ी जाती है जो ढेर सारे बुलबुलों के साथ गॉडजिला को नीचे डुबाने लगती है। एक पल के लिए उन्हें लगता है कि उनका प्लान कामयाब हो गया, लेकिन गॉडजिला उनकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर था। वह गैस उसे समंदर की गहराई तक तो ले जाती है, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं होता। वो गुस्से में उन दोनों तारों को ही तोड़ देता है। इसका मतलब था कि उनका पहला प्लान फेल हो चुका था। अब बारी थी उनके दूसरे प्लान की। गॉडजिला के साथ लगे हुए बड़े बड़े गुब्बारों को फुला दिया जाता है ताकि वह तेजी से ऊपर आ सके, लेकिन गॉडजिला उन गुब्बारों को भी फाड़ देता है। जब सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं, तभी काफी दूर से कई सारी टग बोट्स उनकी तरफ आती दिखाई देती हैं। इन्हें लेकर वही शिरो नाम का छोटा लड़का आ रहा था। शिरो को एक दिन पहले केंजी ने मिशन पर आने से मना किया था और कहा था कि यह जंग उसके जैसे कम उम्र के लड़कों के लिए नहीं है। नई पीढ़ी को भविष्य के लिए जिंदा रहना चाहिए। लेकिन शिरो अपने जैसे और भी कई जवान लड़कों को साथ लेकर वहां पहुंच जाता है ताकि उनकी मदद कर सके। वे अपनी बोट के तारों से गॉडजिला को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचकर ऊपर ले आते हैं, लेकिन उनकी यह कोशिश भी नाकाम रहती है। गॉडजिला अभी मरा नहीं था। समुद्र के पानी के दबाव से उसकी स्किन को नुकसान तो हुआ था, लेकिन वह अब भी जिंदा था। वे देखते हैं कि वह फिर से अपनी एटॉमिक ब्रेथ चार्ज करने लगा है। सबको समझ आ जाता है कि अब उनकी मौत तय है। ठीक उसी वक्त शिकिशिमा विस्फोटकों से भरे अपने विमान के साथ आखिरी हमले के लिए तैयार होता है। अपने देश को बचाने और अपने मन के बोझ से आजाद होने का उसके पास यही एक मौका था। वह अपने प्लेन को पूरी रफ्तार से सीधा गॉडजिला की तरफ मोड़ देता है। गॉडजिला भी उसे देख लेता है और उसे तबाह करने के लिए जैसे ही एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने वाला होता है, तभी शिकिशिमा अपना विमान लेकर सीधा गॉडजिला के खुले हुए मुंह के अंदर घुस जाता है। एक जबरदस्त धमाका होता है। गॉडजिला के मुंह के अंदर प्लेन फटने से उसका जबड़ा पूरी तरह उड़ जाता है और उसकी अपनी एटॉमिक पावर ही उसके शरीर में आग लगा देती है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े होकर समंदर में समाने लगता है। वहां मौजूद सबकी आंखों में शिकिशिमा की मौत का दुख तो था, पर गॉडजिला को हराने का सुकून भी था। तभी वे एक चमत्कार देखते हैं। आसमान में एक पैराशूट दिखाई देता है। वह शिकिशिमा ही था। ताचिबाना की लगाई हुई इजेक्शन सीट ने आखिर काम कर दिया था। ट्रिगर दबाने से ठीक पहले शिकिशिमा ने खुद को विमान से बाहर निकाल लिया था। उसे सही सलामत देखकर सब खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ गॉडजिला को हराया था बल्कि अपने एक साथी को भी जिंदा वापस पा लिया था। शिकिशिमा की इस बहादुरी के लिए सब उसे सैल्यूट करते हैं। गॉडजिला को मारने के बाद जब वे किनारे पर लौटते हैं तो पड़ोसी सुमिको दौड़कर आती है और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा देती है। उस चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा था जो वाकई हैरान करने वाला था। चिट्ठी पढ़ते ही शिकिशिमा अकीको को गोद में उठाकर सीधा उसमें दिए गए पते पर हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल के एक कमरे में बिस्तर पर नोरिको लेटी हुई थी। वह अब भी जिंदा थी। उस धमाके में वह बुरी तरह घायल जरूर हुई थी, पर कुदरत के करिश्मे से बच गई थी। उसे देखकर शिकिशिमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नोरिको मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और पूछती है, क्या तुम्हारी जंग खत्म हो गई? शिकिशिमा रोते हुए सिर हिलाकर हाँ कहता है। शिकिशिमा ने आखिरकार अपने अंदर के पछतावे को हरा दिया था। अब वह अपने बनाए हुए फैमिली के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए आजाद था। दूसरी तरफ समुद्र की गहराई में गॉडजिला के मांस का एक टुकड़ा अब भी तैर रहा था। तभी एक अजीब चीज दिखती है। वह मांस का टुकड़ा धीरे धीरे हील होने लगता है और खुद को दोबारा बनाने लगता है, और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।